की, पर उसकी एक्टिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। रजनी ने अधीर की तरफ देखा भी नहीं। ऊपर वर्क स्पेस पर सभी लोग अधीर के पास वापस आने की बात कर रहे थे, लेकिन अब तक किसी को पता नहीं था कि अधीर कंपनी में क्या करने आया है, क्योंकि मोहिनी ने उसे सीधा अपने कमरे में बुलाया था और फिर जीवन के साथ सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया। सेल्स डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर काम करता था, लेकिन इस खबर के मिलने के बाद जूही शांत नहीं बैठ सकती थी। उसका एक ही मकसद था कि वो कैसे भी अधीर का पता लगाए और उससे बात करने की कोशिश करे। वैसे देखा जाए तो अब राजीव ने भी जूही का फोन उठाना बंद कर दिया था, इसीलिए जूही परेशान थी। तभी जूही ने असिस्टेंट नम्रता की तरफ देखा और उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हुए कहा, नम्रता, क्या तुमको पता है अधीर ऑफिस में क्या काम करने वाला है? कुछ दिनों से नम्रता उससे कम ही बात कर रही थी, क्योंकि नम्रता को जब मोहिनी ने ये बात बताई थी कि आसपास के लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं, तब से नम्रता अपनी जॉब को बचाने में लगी हुई थी। हालांकि अब तक नम्रता ने बाकी की बातें रखते हुए एक्सक्यूज दिया था, लेकिन आज वो परेशान हो चली थी। इसीलिए उसने जूही से कहा, देख जूही, तेरा क्या मैटर है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहती हूँ, मुझे किसी नए पचड़े में नहीं फंसना, इसीलिए मैं कंपनी की बातें किसी को नहीं बताने वाली। कोई तो है जो इस कंपनी की बातें यहाँ से वहाँ कर रहा है और अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तुझे ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरे लिए मेरी जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नम्रता की बात सुनते ही जूही को सचमुच बहुत बड़ा धक्का लगा। वो सोचने लगी, कहीं उसने जो कुछ भी कंपनी के साथ किया है उसका पता मोहिनी को लग तो नहीं गया। ये सोचते हुए वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, पर उसके दिमाग में ये भी सवाल घूमने लगा कि अगर मोहिनी को इसके बारे में पता होता तो वो तुरंत अपने केबिन के बाहर आकर जूही को फायर कर देती, क्योंकि मोहिनी की जो छवि जूही के दिमाग में थी उसके अनुसार जूही यही जानती थी कि मोहिनी कभी अपना गुस्सा संभाल नहीं सकती। दूसरी तरफ अधीर रजनी को समझाने की काफी कोशिश कर रहा था। इसी बीच जीवन अपने केबिन से बाहर आया और उसने सभी एम्प्लॉयज पर नजर रखते हुए 4 चक्कर लगाए। अधीर उसके सामने रजनी से कुछ नहीं कह सकता था। रातों रात करोड़पति से रोड़पति बनना किसे कहते हैं, अधीर से बेहतर कौन जानता था। अधीर मन ही मन सोच रहा था, अगर जीवन को उसकी सच्चाई पता होती तो क्या वो इस तरह से बिहेव करता? नहीं, फिर तो वो हाथ जोड़कर अधीर के सामने बैठा रहता और अपने लिए एक अच्छी जॉब मांगता। दूसरी तरफ घर पर सब कुछ बदल गया था। अब प्रमिला खुद भी किचन में काम करने लगी थी। वो धीरे धीरे प्रमोद का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि कहीं किसी दिन प्रमोद की भी कोई ऐसी सच्चाई सामने ना आ जाए जिससे उसे पता चल जाए कि वो भी करोड़पति है और प्रमिला को वो छोड़कर चला जाए। प्रमोद उसके इस व्यवहार को देखकर हैरान था। हालांकि सिचुएशन बड़ी ही कॉमिक लग रही थी, लेकिन प्रमिला का किचन में काम करने का ढंग बहुत ही अटपटा सा था, जिस वजह से प्रमोद का काम और बढ़ जाता है। और फिर क्या होता था जो आज तक नहीं हुआ, प्रमोद और प्रमिला के बीच में झगड़ा। उपमन्यु की बातें करें तो उसकी जिंदगी अपने माँ बाप के झगड़ों को सुलझाने में ही लगी हुई थी। वो एक पल के लिए भी शांति से गेम नहीं खेल पा रहा था। आज की ही बात करें तो प्रमिला ने दाल बनाई थी और दाल में छौंक लगाने के लिए उसने सौंफ का इस्तेमाल किया था, जिस पर प्रमोद जी भड़क पड़े। दरअसल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किचन के बाहर प्रमिला और मनु क्या करते हैं, लेकिन किचन प्रमोद जी का एकमात्र पर्सनल स्पेस था, जिसके अंदर वो किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। प्रमोद जी ने चिल्लाते हुए कहा, ये किचन तुम्हारे लिए लंका है और वो दहलीज तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सच में प्रमिला दहन हो जाएगा। प्रमिला जोर से चिल्लाई और उसने अपने बालों में हाथ लगाते हुए कहा, यह आदमी मुझे जलाने की बात कर रहा है। इसके अंदर राक्षस है, राक्षस, यही रावण है। मैं तो कहती हूँ अगर तुम ऐसे ही बात करते रहे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का केस लगा दूंगी, उसके बाद जिंदगी भर जेल की चक्की पीसते रहना, समझ रहे हो ना? प्रमोद ने कहा, तुम मेरे ऊपर क्या केस लगाओगी? मैं अगर ऐसे ही पुलिस स्टेशन चला गया ना, पुलिस मुझ पर दया करके खुद तुम पर केस लगा देगी। अब वो जमाना चला गया जब औरतों का झूठ पुलिस वाले सुन लेते थे। तुम्हारी जैसी औरतों के चक्कर में ही गांव की सीधी सादी भोली भाली औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो कभी पुलिस स्टेशन नहीं आती। अब क्या तुम अधेड़ उम्र में उनसे कहोगी कि मैं तुमसे दहेज मांग रहा हूँ? देखते हैं वो भी क्या कहते हैं। तुम्हारे पास गहने मेरी पेंशन से बने हैं और इस घर में जितना भी सामान है मेरी माँ की वजह से है या फिर मेरी बेटी की वजह से। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तुम तो अपना ढोलक जैसा पेट लेकर खाना खाने इस घर में आई थी और सबका दिमाग भी खा रही हो। प्रमिला कहती है, ये जो बॉडी शेमिंग तुम कर रहे हो ना, इस पर भी केस होता है, तुम्हें पता है? इतने में उपमन्यु अपने कमरे से बाहर आया और अपने माँ बाप की आवाजों को सुनकर उनका मन कर रहा था कि किचन का दरवाजा बंद कर दे और दोनों को वहीं लड़ने झगड़ने दे। इतने में उपमन्यु ने देखा कि प्रमोद प्रमिला का हाथ पकड़कर किचन से बाहर घसीट रहा था।
लेकिन प्रमिला की बात करें तो वो भी कोई आम औरत नहीं थी जो इतनी जल्दी हार मान जाए। उसने भी प्रमोद के सारे कपड़ों को खींचकर खराब कर दिया था। इतने में उपमन्यु को गुस्सा आया और वो सीधा किचन में गया। उसने अपनी माँ बाप दोनों को धक्का दिया और किचन बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। अपने कान में हेडफोन डालकर वो किचन में बैठकर गेम खेलने लगा। यहाँ ऑफिस में जब अधीर को कुछ समझ नहीं आया, वो उठा और सिक्योरिटी रूम की तरफ चला गया। सिक्योरिटी रूम से अधीर की पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। जब भी मोहिनी का इंतजार करता था तब वो इसी सिक्योरिटी रूम के पीछे बने हुए सोफे पर लेट जाता था। अधीर सोच रहा था कि वो चाहे तो एक झटके में ही 50 से ज्यादा सब्सक्राइबर लाकर दे सकता है, लेकिन अभी उसके हाथ में वो पावर नहीं थी। जब तक वो अग्रवाल ग्रुप की कमान अपने हाथ में न ले ले तब तक वो पावर उसके हाथ में हो भी नहीं सकती थी। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो सिक्योरिटी रूम में चक्कर लगाने लगा। वैसे तो वो रूम सिक्योरिटी गार्ड के लिए बना हुआ था, लेकिन पेमेंट डाउन करने के चक्कर में मोहिनी ने 2 सिक्योरिटी गार्ड की जगह एक ही को रखा हुआ था, जो कि दरवाजे पर बैठकर सुरती फांकता रहता है। ऐसे में अधीर के लिए ये कमरा बहुत सिक्योर था। जिस तरह प्रमोद के लिए उसका पर्सनल स्पेस किचन था, उसी तरह अधीर के लिए उसका पर्सनल स्पेस ये सिक्योरिटी रूम था। तभी अधीर ने सिक्योरिटी रूम का हल्का सा दरवाजा बंद किया और वो सोफे पर जाकर लेट गया। लेटे लेटे उसने मन ही मन कहा, जिंदगी तो बदलाव का झटका देकर चली गई, अब पावर नैप से ही उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फ्लोर पर 4-5 चक्कर लगाने के बाद जीवन केबिन में चला गया था और इस हफ्ते की सेल्स रिपोर्ट चेक कर रहा था। उसने देखा कि इस बार भी कुछ अच्छी खासी सेल्स नहीं हुई हैं। वो सभी एम्प्लॉयज की क्लास लेना चाहता था, इसीलिए वो फिर से बाहर आया और उसने सभी एम्प्लॉयज को खूब डांटने के बाद अधीर की खाली चेयर देखकर कहा, ये नया एम्प्लॉय कहाँ गया? उसे समझाओ कि वो खुद को साहबजादा ना समझे। कंपनी की ओनर का हस्बैंड है तो क्या हुआ, इस डिपार्टमेंट में तो काम करना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता मेरे सर उसे क्यों मार दिया, बताओ कहाँ है? किसी को पता है कुछ या सब सो रहे हैं? इतना कहकर जीवन ने रजनी की तरफ देखा। हाँ तुम रजनी, अभी उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास आई थी ना, तुम्हें तो पता होगा कि वो कहाँ गया है और कितनी देर से आएगा। ये बात जीवन ने उसे डांटते हुए कही थी। रजनी कहती है, सॉरी सर, आपके केबिन से बाहर आने के बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की, लेकिन आधे घंटे पहले वो यहाँ से गया था, वापस नहीं आया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। इतना कहकर रजनी ने अपना सर झुका दिया। दूसरी तरफ जूही के दिमाग में लगातार सवाल उठ रहा था कि वो कैसे अधीर से मिले और उससे बात कर सके। तभी जूही अपनी जगह से उठी और उसने आसपास वालों से कहा, मैं कुछ देर में आती हूँ, और वो ऑफिस के चक्कर लगाने की कोशिश करने लगी। सिक्योरिटी रूम के ठीक बगल में एम्प्लॉयज के लिए वॉशरूम थे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वॉशरूम की तरफ चली गई। तभी उसकी नजर सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पर पड़ी और उसे बंद देखकर जूही हैरान हुई। उसे याद आया कि जब कभी भी अधीर ऑफिस आता था तब वो सिक्योरिटी रूम में सो जाता था। इस दौरान वो सिक्योरिटी रूम का दरवाजा बंद करता था। इसका मतलब अधीर सिक्योरिटी रूम में है। ये सोचते हुए उसने हल्के हाथ से सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब जूही ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर सोफे में अधीर चैन की नींद सो रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफी दिनों से अच्छे से सोया नहीं है। हालांकि जूही के पास पूरी डिटेल्स नहीं थी, लेकिन वो इतना पता जरूर लगा पाई थी कि अधीर ने मोहिनी का घर छोड़ दिया था। ऐसे में जूही दबे पांव में सिक्योरिटी रूम के अंदर आने के बारे में सोचने लगी। उसने आसपास नजर डाली। उस वक्त किसी की नजर उस पर नहीं थी। वो सिक्योरिटी रूम के अंदर आई और अधीर के पास आकर धीरे से बैठते हुए उसके बालों को सहलाने लगी। यहाँ जब से मोहिनी को पता चला था कि जूही वो लड़की है जो राजीव को इस कंपनी की खबर पहुंचाती है, तब से हर 15 मिनट में मोहिनी की नजर जूही के डेस्क की तरफ चली जाती थी। आगे की प्लानिंग को अप्रूव कर मोहिनी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और केबिन डोर के पास गई। केबिन के दरवाजे पर ट्रांसपेरेंट कांच लगा हुआ था, इसीलिए मोहिनी को बाहर देखने में कोई परेशानी महसूस नहीं होती थी। मोहिनी ने जूही की जगह पर अपनी नजर घुमाई तो देखा कि वो जूही नहीं है। कुछ देर तक मोहिनी वेट करती रही, लेकिन अगले 15 मिनट तक जूही वापस नहीं आई। तब मोहिनी बाहर निकली और उसने नम्रता से करीब जाकर उससे पूछा, जूही काफी देर से अपनी जगह पर नहीं है, कहाँ गई है? जब जूही ने कहा था कि मैं कुछ देर से आती हूँ, तब नम्रता का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, इसीलिए नम्रता को इस बारे में जानकारी नहीं थी। नम्रता ने ना में सर हिलाया और कहा कि जूही जाने से पहले उसे कुछ भी बताकर नहीं गई है। ये सुनते ही मोहिनी ने एक लंबी सांस ली और हाथ बांधकर खिड़की से बाहर देखा। तभी उसे याद आया कि अधीर कैसे हाथ में टिफिन लिए हर रोज ऑफिस आता था। ये सोचते हुए एक पल के लिए मोहिनी ने खुली हवा में सांस लेने के बारे में सोचा।
वो ऑफिस के बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा हल्का बंद था और हल्का खुला। मोहिनी ने सिक्योरिटी गार्ड को और सारे स्टाफ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो कमरा ऑफिस आवर्स में हमेशा खुला रहेगा और गार्ड को हर 1 घंटे में जाकर फुटेज चेक करनी पड़ेगी। तभी गुस्से से मोहिनी तेज चाल से आगे बढ़ी और उसने सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पर हाथ रखते हुए सोचा कि यही वो कमरा था जहां अधीर कभी कभी अंदर जाकर सो जाता था और मोहिनी जाकर उसे जगाती थी। उस वक्त मोहिनी अधीर के साथ कैसा व्यवहार करती थी वो पल मोहिनी की आंखों के सामने घूमने लगा और उसकी खुद की आवाज ही उसे अपने कानों में चुभती हुई महसूस होने लगी। इन तमाम चीजों को सोचते हुए मोहिनी ने अपना सर हिलाया और खुद से कहा, फोकस मोहिनी, फोकस। ये कहकर मोहिनी ने सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खोला। क्या होगा जब मोहिनी जूही को अधीर के सामने बैठा हुआ देखेगी? क्या जूही अभी भी अधीर के साथ सिक्योरिटी रूम में थी? जूही अंदर क्या करने गई थी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, ये जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी का हाथ अभी दरवाजे पर था और वो झटके से उस दरवाजे को खोलना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने सोचा कहीं दरवाजे को झटके से खोलकर वो कोई गलती ना कर दे। पता नहीं ये ख्याल उसके अंदर क्यों आ रहा था। उसने हल्के हाथ से धक्का दिया और एक लड़की का दुपट्टा उससे नजर आने लगा। जैसे ही उसने नजर उठाकर हल्के खुले दरवाजे के अंदर देखा तो उसे अधीर के पैर नजर आए और जूही का चेहरा। ऐसा लग रहा था जूही जैसे अधीर के बहुत करीब है। हालांकि उस दृश्य को मोहिनी ने गौर से देखने की कोशिश नहीं की। तुरंत दरवाजा बंद करके वॉशरूम की तरफ चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर उसकी आंखों ने अधीर को किसी के साथ देखा था या नहीं। दूसरी तरफ दरवाजे की आवाज से जूही उठ खड़ी हुई और अधीर की नींद खुल गई। अधीर ने जूही से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जूही कहती है, दरअसल सिक्योरिटी रूम का दरवाजा कभी ऐसे बंद नहीं रहता। जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो तुम गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने सोचा अगर तुम्हें किसी और ने देख लिया तो तुम्हारी बेफालतू क्लास लग जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें जगाने अंदर आ गई। मैंने 2-3 बार तुम्हें आवाज लगाई पर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। जूही की हरकत के बारे में जानने के बाद वैसे ही अधीर उसे पसंद नहीं करता था और अब उसका इस तरह एक्सक्यूज देना अधीर के अंदर गुस्सा पैदा कर रहा था। अधीर ने कहा, चली जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अधीर की आंखों में गुस्सा देखकर और उसकी बातों में पहली बार इतना कॉन्फिडेंस देखकर जूही सिक्योरिटी रूम से बाहर आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अधीर को क्या हो गया। वो तो कभी सर उठाकर ऑफिस के किसी भी मेंबर से बात नहीं करता था, यहाँ तक एक सिक्योरिटी गार्ड से भी बात करने के लिए उसका मुंह नहीं खुलता था। आज वो ऐसी आवाज में क्यों बात कर रहा था? दूसरी तरफ बाथरूम में जाने के बाद मोहिनी ने खुद को मिरर में देखा और उसने खुद से सवाल किया, ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। अधीर ने भले ही मुझे कितना ही सपोर्ट क्यों ना किया हो, वो मेरी आंखों के सामने ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहते ही मोहिनी गुस्से से अपने केबिन की तरफ चली गई। उसने फोन उठाकर अपनी असिस्टेंट नम्रता को अंदर बुलाया और नम्रता के आते ही कहा, एक रेजिग्नेशन टाइप करो और मैटर में लिखो कि रीजन में अनएप्रोप्रिएट बिहेवियर भी मेंशन कर दो। असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि किसका रेजिग्नेशन लेटर टाइप करवाना है। तभी असिस्टेंट ने कहा, क्या मैं जान सकती हूँ मैम, आखिर आप किसका रिजाइन चाहती हैं? मोहिनी ने नजर उठाकर नम्रता की तरफ देखा और कहा, रिजाइन लिखकर जूही का साइन करवाओ और उसे तुरंत ऑफिस छोड़ने के लिए कहो। तुरंत मतलब अभी और इसी वक्त। अब तुम मेरे केबिन से जा सकती हो। जैसे ही मोहिनी ने अपनी बात खत्म की वैसे ही नम्रता उसके केबिन से बाहर आई। नम्रता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मोहिनी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, लेकिन वो अपने दिमाग में ज्यादा सवालों के पुल नहीं बांधना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी मोहिनी का दिमाग नहीं पढ़ पाएगी। बाहर बैठे बाकी के एम्प्लॉयज मोहिनी को चिल्लाते हुए देख रहे थे। हालांकि आवाज बाहर तक नहीं आ रही थी, लेकिन मोहिनी के जेस्चर सब बता रहे थे कि वो गुस्से में है। इसीलिए बाकी लोग नम्रता से जानना चाहते थे आखिर मोहिनी के गुस्से का कारण क्या है। हालांकि बात पहले की होती तो शायद नम्रता गॉसिप समझकर उन्हें इस बारे में बता भी देती, लेकिन पिछली बार जब मोहिनी ने उसे समझाया था उसके बाद उसने बाकी एम्प्लॉयज से ज्यादा बात करना बंद कर दिया था। वो अपने टेबल पर बैठी और उसने जूही के टेबल की तरफ एक नजर देखा। जूही की नजर खाली देखकर नम्रता को ऐसा लगा कि जरूर मोहिनी ने उसे बाहर कहीं किसी से बात करते या फिर सिगरेट पीते देख लिया होगा, इसीलिए ये डिसीजन लिया होगा। लेकिन मोहिनी इमोशनली इतनी वीक नहीं थी कि वो अपने एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ को लेकर डिसीजन ले।
हालांकि ये सवाल जवाब नम्रता के मन में चल रहे थे। तभी उसने रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और कुछ ही देर में जूही भी अपने टेबल पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। नम्रता उठी और उसने एक A4 शीट पर रेजिग्नेशन प्रिंट किया और जूही के टेबल पर रखकर उसे साइन करने के लिए कहा। उस प्रिंट को देखते ही जूही हैरान हो गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। वो तुरंत नम्रता से कहती है, ये रेजिग्नेशन किसने टाइप करवाया है और क्यों? नम्रता ने कहा, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें सिर्फ साइन करने हैं। मैंने जो कुछ भी किया है ऑर्डर्स मिलने के बाद ही किया है, इसमें मेरा कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जूही से नम्रता ने ऐसी बात की थी जैसे वो जूही को जानती ही ना हो। वैसे तो जूही कई दिनों से नम्रता को नोटिस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने नम्रता से इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। तभी कुछ देर तक जूही नम्रता को देखती रही और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, तुझे पता है ना मेरी क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद भी इतना कहकर जूही की आंखों से आंसू टपक पड़े और नम्रता ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया। आसपास बैठे लोग भी जूही की तरफ देख रहे थे और नम्रता की तरफ भी। वो समझ रहे थे कि नम्रता अब अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालेगी, लेकिन जूही क्यों रो रही थी ये उन्हें समझ नहीं आया। दूसरी तरफ मोहिनी को अब भी शांति महसूस नहीं हुई। उसने तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट में फोन लगाकर जीवन का फोन अटेंड करने का इंतजार किया। जैसे ही जीवन ने अपने केबिन का फोन उठाया, मोहिनी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए कहा था, सिक्योरिटी रूम में उसे आराम करने की इजाजत देने के लिए नहीं। पहले दिन तुमने उसे इतनी छूट दे दी। क्या तुम ऐसे ही सभी एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो? पहले तो जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी किस बारे में बात कर रही है। तभी जीवन ने अपने केबिन के बाहर झांक कर देखा कि अधीर अभी भी टेबल पर वापस नहीं लौटा है। जीवन समझ गया कि आखिर किसकी बात हो रही है। तभी जीवन ने मोहिनी से माफी मांगी और कहा, मैं अपना काम करना जानता हूँ मैडम, लेकिन आप अचानक इस तरह नौसिखिया को मेरे सर मर देंगे तो ये सब तो होगा ही ना। मोहिनी ने कहा, मैं बॉस हूँ, मेरे डिसीजन पर सवाल उठाने से अच्छा है कि तुम अपना काम बेहतर तरीके से करो। इतना कहकर मोहिनी ने फोन रख दिया। तभी मोहिनी की नजर सामने रखे हुए पानी के बोतल पर पड़ी। मोहिनी ने बोतल का ढक्कन खोला और आधा बोतल पानी पीकर एक लंबी सांस ली और वो सोचने लगी कि आखिर उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। वो तो हमेशा ही अधीर से दूर रहना चाहती थी और अब तो उसका डिवोर्स भी हो गया है। जैसे जैसे मोहिनी का गुस्सा शांत हुआ वैसे वैसे वो अपने ऊपर सवाल उठाने लगी। इसका मतलब क्या मोहिनी अधीर के करीब आने वाली हर लड़की से इसी तरह जलती रहेगी? अब अधीर आजाद है, वो किसी भी लड़की को अपने जीवन में ला सकता है, उससे शादी कर सकता है, उसे गर्लफ्रेंड बना सकता है। हालांकि ये बात अलग थी कि अधीर काम चोरी कर रहा था, उस पर मोहिनी गुस्सा हो सकती थी, लेकिन किसी लड़की के साथ होने की वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ जीवन तेज चाल में अपने केबिन का दरवाजा खोलते हुए सिक्योरिटी रूम की तरफ गया। यहाँ सिक्योरिटी रूम में अधीर जूही को वहां से भगाने के बाद फिर से सोफे पर सर टिकाए सो गया था। उसके लिए इस कंपनी में होने वाला हर काम छोटा था। वो सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहा था और उसका गम मना रहा था। इतने में एक बार और सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खुला। उसने सामने खड़े जीवन को देखा। हालांकि उसे देखकर वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी बदतमीजी को देखकर जीवन उसके पास आया और उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने और चुपचाप जाकर सो जाने के पैसे नहीं मिलते हैं। तुम कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो जो सिक्योरिटी रूम में आकर सो जाओगे। तुम्हें सेल्समैन की नौकरी मिली है, समझ रहे हो ना? चलो और अपना काम खत्म करो। अधीर उठा और बिना जीवन की तरफ देखे ही सीधा सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। ये देखकर जीवन को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो अब अधीर को ऑफिस में नहीं बैठने देगा। अगर उसने ऐसा किया तो अधीर फिर से कोई नया बहाना बनाकर सिक्योरिटी रूम में आ जाएगा और आराम फरमाने लगेगा। ये सोचते हुए जीवन वहां से गया, लेकिन जैसे ही वो अधीर के टेबल के पास पहुंचा तब उसकी नजर अधीर और रजनी दोनों पर पड़ी। जीवन ने पहले रजनी से कहा, खड़ी हो जाओ और ये बताओ कि तुम्हारे होते हुए ये इस तरह आराम करने कैसे गया? मैंने कहा था ना कि इसे ट्रेनिंग दो, इसे समझाओ। कम से कम तुम्हें ये तो पता होना चाहिए था ना कि ये कहाँ है और क्या कर रहा है। रजनी दबी हुई आवाज में कहती है, सर मैं उसकी बॉस नहीं हूँ, उससे इतनी रिपोर्ट कैसे पूछ सकती हूँ? जीवन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी सीनियर हो और मैंने कहा था तुम्हें फॉलो करना है क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अब जब तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ। तुम इस लड़के को अपने साथ ले जाओ और आज से ही अपने टारगेट का काम शुरू कर दो। बाहर पैम्पलेट और पेपर रखे हुए हैं, उनको उठाओ और जाओ। तुम लोग ऑफिस में रहने लायक ही नहीं हो। थोड़ी देर का आराम क्या दे दिया? कुर्सियों में परस परस कर सोने लगते हैं। रजनी को लग रहा था कि वो खामखा ही इन सब में पिस गई है।
वैसे भी उसे ऑफिस में शांति से बैठने का काफी समय मिलता था। ज्यादातर दोनों में वो फील्ड वर्क में ही लगी रहती थी और लोगों को कन्विंस करती रहती थी। हालांकि जीवन के ज्वाइन करने से पहले मंथली टारगेट्स पर काम करना रहता था, लेकिन जब से जीवन आया तब से वो लोग वीकली टारगेट्स पर काम करने लगते हैं और सुबह सुबह की मीटिंग में अपने एक दिन पहले के सेल्स की रिपोर्ट देने लगे। जीवन अपनी बात कहकर सीधा केबिन की तरफ चला गया। तभी रजनी ने गुस्से से अधीर की तरफ देखा और कहा, देख क्या रहे हो? चलो, सुना नहीं क्या? तुम्हारी वजह से मुझे फालतू में परेशान होना पड़ेगा। रजनी इतनी परेशान थी, लेकिन अधीर के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं नजर आ रही थी। तभी अधीर रजनी को मटक मटक कर ऑफिस से बाहर जाते हुए देखकर उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वो दोनों ऑफिस से बाहर आए, तब रजनी ने पलट कर देखा कि अधीर के दोनों हाथ खाली थे। रजनी ने कहा, तुमने सुना नहीं? मैनेजर ने क्या कहा? अंदर से पैम्पलेट भी लेकर आने हैं और बाकी के A4 शीट्स भी। जब मार्केट में घूमोगे तभी तो लोगों को बताओगे कि तुम क्या बेचना चाहते हो। अधीर कहता है, कैसे बताओगे से तुम्हारा क्या मतलब है? मुंह से बताऊंगा, भगवान ने मुंह दिया है। रजनी ने अपनी दोनों हाथ मोड़कर गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, अपनी ये चालाकी अपनी बीवी के सामने दिखाना। अभी मेरी बात सुनो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। इससे पहले कि अधीर अंदर जाकर पैम्पलेट लेकर आता, तभी उसकी नजर जूही पर पड़ी। जूही गुस्से में अपने हाथ में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स लिए कुछ बैग्स लिए ऑफिस से निकल रही थी। ये देखकर अधीर ने कहा, ये इतना सामान क्यों लेकर जा रही है? तभी रजनी कहती है, लगता है इसे काम से निकाल दिया है, पर आज तक मोहिनी कॉर्पोरेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को सुबह सुबह काम से निकाल दिया गया हो। ज्यादा से ज्यादा रेजिग्नेशन लेटर लेकर 1-2 महीने काम करने के लिए कहा गया है। लगता है इस लड़की ने कोई बहुत बुरा कांड किया है जिसकी उसे ऐसी सजा मिली है। ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर रजनी ने अधीर की तरफ देखा। तभी अधीर कुछ सोचते हुए अंदर गया और वहां से पैम्पलेट लेकर आया। क्या जूही के चले जाने का अधीर पर कोई असर पड़ेगा? क्या अधीर जूही के जॉब छोड़ने की वजह जान पाएगा? क्या अधीर और रजनी अपना सेल्स टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट FM पर। अधीर और रजनी दोनों बीच मार्केट में खड़े आते जाते लोगों को पैम्पलेट दे रहे थे, लेकिन कोई भी उनका पैम्पलेट लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो बहुत बड़ी बात थी। इतने में अधीर अपने हाथ में एक पैम्पलेट लिए क्राउड की तरफ बढ़ते हुए रजनी को देखता है और उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हम ऐसे दिन भर धूप में खड़े रहे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी? हमें बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए ना? रजनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। अधीर की जिंदगी में ये एक और लड़की थी जो उसे बेवकूफ बता रही थी, लेकिन हाँ, अब उसे अपने लिए बेवकूफ, निकम्मा और रद्दी शब्द सुनना अजीब नहीं लगता था। वो बस यही सोचता था कि जिस दिन उसकी असलियत लोगों को पता चलेगी, उस दिन उन्हें अपने शब्दों पर दुख महसूस होगा। यही बात अपने मन में बिठाए अधीर ने कहा, देखो, हम 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी हमारी तरफ नहीं देखा। ऐसे में तुम्हें लगता है कि कोई हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बारे में सोचेगा? वैसे तो ऑफिस में तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि लोगों के पास जाओ और उनसे हेलो हाय करके फोन अपने हाथ में ले लो और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पर यहाँ तो तुम्हारा कोई जादू काम ही नहीं कर रहा है। लोग इतनी जल्दी में है कि उनके पास तुम्हारी तरफ देखने तक का टाइम नहीं है। रजनी ने चिल्लाकर कहा, हाँ, हकीकत ऐसी ही होती है, बिल्कुल ऐसी ही जैसे तुम्हें अपने सामने नजर आ रही है। ये लोग बहुत बिजी हैं और हम भी बहुत बिजी हैं। ये अपना काम कर रहे हैं और हमें भी अपना काम करना है, इसीलिए मुंह बंद करो और मुस्कुराओ। लोगों की तरफ देखो जो तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्स दे, उससे बात करना शुरू कर दो और फिर फोन लेकर उसके फोन में ऐप डाउनलोड करके उसका नंबर डालकर OTP डालकर उसे एप्लीकेशन के बारे में बताओ। इतने में अधीर ने अपने हाथ बांधे और गौर से रजनी को देखकर कहा, ठीक है, पहले तुम एक एग्जाम्पल देकर दिखाओ, उसके बाद मैं तुमको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। रजनी ने पहले तो अधीर को नजरअंदाज किया और वो अपने काम करने में लग गई। उसे पता था कि मैनेजर ने उसे भी टारगेट दिया है और वो अपना टारगेट जल्द से जल्द खत्म करके इस पूरे पचड़े से बचना चाहती थी। आज उसने अपने मन में ये कसम खा ली थी कि आज के बाद वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए अपना मुंह नहीं खोलेगी, फिर वो इंसान उसके कितने ही काम का क्यों ना हो। अपने मन में बार बार इसी बात को दोहराते हुए रजनी अप्रोच में लग गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन वो मुस्कुराहट एकदम ठीक ही नजर आ रही थी और अधीर उस पर हंस रहा था। तभी अधीर ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बैठकर प्लानिंग बना लेते हैं, ऐसे ये काम नहीं हो पाएगा। वो सामने देख रही हो कैफे, वहां जाकर हम मस्त कॉफी पी सकते हैं और आगे की प्लानिंग बना सकते हैं। बस मैं इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
जैसे ही अधीर ने राजीव चौक गेट नंबर 5 की तरफ इशारा किया, तभी रजनी के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। हालांकि उसे भूख तो बहुत देर से लग रही थी और उसके पैर में भी दर्द हो रहा था। अब तक वो खुद भी हार मान चुकी थी, इसीलिए उसने सारे पैम्पलेट अधीर के हाथ में रखे और कहा, हम दोनों एक साथ ब्रेक पर नहीं जा सकते। मैं पहले जाकर कुछ खा पी लेती हूँ, तुम उसके बाद आना, समझे ना? अधीर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथ में रखे हुए पैम्पलेट्स को देखता रहा और रजनी रोड क्रॉस करके गेट नंबर 5 की तरफ चली गई। उसने दुकान से अपने लिए समोसे और चाय ली और साइड की बेंच पर बैठकर खाने लगी। इससे पहले कि वो अपना नाश्ता कर पाती, तभी उसने देखा कि एक और लड़का ठीक उसके सामने आकर बैठा। इससे पहले कि रजनी सर उठाकर उस लड़के पर अपना गुस्सा उड़ेलती, वो रुक गई और उसने देखा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अधीर ही है। रजनी का मुंह समोसे चबाते चबाते रुक गया और उसने कहा, हमारे बीच में क्या डील हुई थी? पहले मैं खाकर खत्म करूंगी, फिर जाकर वहाँ खड़ी होकर पैम्पलेट बांटूंगी और तुम यहाँ आओगे और अपना नाश्ता करके जाओगे। फिर तुमने वो रूल क्यों तोड़ा? अधीर कहता है, तुम मेरी कलीग हो, मेरी बॉस नहीं, और पिछले 2 घंटे से हम वहाँ पर खड़े खड़े झक मार रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम दोनों एक साथ आकर यहाँ ब्रेक में शांति से नाश्ता कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी घड़ी में देखो, लंच का टाइम हो गया है और लंच ब्रेक तो हर कंपनी देती है ना। रजनी कहती है, झगड़ा करने में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। इतने में रजनी ने अपना नाश्ता हाथ में उठाया और दूसरी तरफ घूम गई। तभी अधीर ने मुंह से एक शब्द निकाला, वाह। अधीर ने ये शब्द इतनी फीलिंग के साथ कहा था कि रजनी खुद को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाई। उसने हैरानी से अधीर को देखा और कहा, समोसा तो सड़ा हुआ है और तुम्हें ये भी वाव लग रहा है? हे भगवान, तुम्हें क्या हो गया है? इससे पहले रजनी एक और शब्द आगे कहती, उसे एक लड़की सामने नजर आई जो लगभग 5 फुट 7 इंच के आसपास दिख रही थी। उसकी कमर काफी पतली थी। वो हिरनी की चाल में चलते हुए मार्केट की तरफ जा रही थी। ये देखते ही रजनी समझ गई कि अधीर का वाव समोसे के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए था। तभी रजनी ने कहा, सच कहते हैं, लड़कों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद को देख लो, इतनी अमीर और सुंदर वाइफ, और फिर भी तुम इस तरह रास्ते में चल रही लड़कियों को ताड़ रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अधीर रजनी से कहता है, अपना नजरिया चेंज करो। मैं उसे ताड़ नहीं रहा हूँ बल्कि उसकी तारीफ कर रहा हूँ। उसने कितनी मेहनत की होगी अपना इस सुडोल फिगर बनाने में। उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, कितना अच्छा लग रहा है। भले ही वो नॉर्मल लोकल मार्केट में चल रही है, पर उसकी चाल बता रही है जैसे वो कोई बहुत बड़ी मॉडल होगी। मैं बस उसकी क्वालिटीज को देखकर ये कह रहा हूँ, और तुम्हारा दिमाग है कि कचरे का डब्बा, कुछ ढंग का सोच ही नहीं सकता। रजनी कहती है, मुझे एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम उस लड़की को किस नजर से देख रहे हो। मेरे लिए बस ये इम्पोर्टेंट है कि मेरा टारगेट खत्म हो जाए और मैं तुमसे छुटकारा पाऊँ। अधीर कहता है, आज सुबह तो तुम मेरे साथ काम करने की बातें कर रही थी, मेरे एहसान चुकाने की बात कर रही थी, और अभी तो पूरा दिन खत्म भी नहीं हुआ और तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। सब डिस्कस करने की बजाय अगर तुम ये डिस्कस करोगी कि हम कैसे लोगों से एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब तक तो तुम्हारी भूख भी शांत हो गई हो, अब बताओ क्या करना है? रजनी को लगा कि चाहे अधीर कितना ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन उसकी ये बात सच्ची थी। तभी उसने कहा, क्यों ना हम पैम्पलेट्स बांटने की जगह लोगों को मुंह से बताएं कि ऐप डाउनलोड करके उन्हें कितना डिस्काउंट मिलेगा। आज के समय में कौन अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहता? हर किसी को फैशन चाहिए, और फैशन के साथ अच्छा डिस्काउंट मिले तो लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राजीव चौक में ज्यादातर काम करने वाले लोग आते हैं, इसीलिए हमें अंदर जनपद की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहां आने वाले लोगों का दिमाग पूरी तरह से शॉपिंग में इन्वेस्टेड रहता है। ऐसे में अगर हम उन्हें एक और अच्छे शॉपिंग ऐप के बारे में बताएंगे तो हो सकता है कि हमारा कुछ फायदा हो। अधीर कहता है, ये की ना तुमने सही बात। चलो। अब इससे पहले कि रजनी अधीर के साथ आगे बढ़ती, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए और अधीर का हाथ पकड़कर उसे बैठने के लिए कहा। अधीर रजनी की हरकत को देखकर हैरान हो गया था और उसने कहा, अभी अभी तो तुम्हें बहुत सारा काम करना था, अब तुम बैठना क्यों चाह रही हो? चलो चलकर जनपद की तरफ जाते हैं। रजनी कहती है, थोड़ी देर बाद भी तो जा सकते हैं, मुझे तो अभी थकावट हो रही है, तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा और आराम करना चाहिए? अभी अभी तो खाया है। इतना कहकर रजनी ने हाथ खींचते हुए अधीर को बेंच पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर सर रखने लगी। रजनी के इस व्यवहार को देखकर अधीर चौंक उठा था। इससे पहले कि अधीर रजनी से कोई सवाल पूछता, तभी उसने देखा कि सामने से भारी भरकम शरीर वाला आदमी उसकी तरफ आ रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा था। अधीर इतना तो समझ गया था कि वो उसे चोट पहुंचाना चाहता है। इससे पहले कि वो अपना मुक्का उठाकर अधीर के मुंह पर मारती, तभी रजनी आगे जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा,
तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, इसके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। अधीर फिर से हैरान हुआ और उसे समझ नहीं आया कि आखिर रजनी क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी उसने रजनी से कहा, देखो तुम्हारा क्या मैटर है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बीच में मत घसीटना। इतना कहते ही अधीर ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर कहा, देखो भाई साहब, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ये लड़की सिर्फ मेरी कलीग है, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये मेरे कंधे पर सर रखकर क्या जताने की कोशिश कर रही है। आपको इसके साथ जो करना है कीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। रजनी ने गुस्से से अधीर की तरफ देखा और कहा, तुम इतने फट्टू निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। और अधीर कहता है, तुम इतनी चालाक निकलोगी ये भी मैंने नहीं सोचा था। खामखा मुझे अपने मैटर में फंसा रही हो। ये कौन है और क्यों यहाँ पर आया है और क्यों मेरे ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोच रहा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बेफालतू में मुझे अपने मैटर में घसीटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने में सामने खड़े आदमी ने कहा, तुम्हारी बकवास सुनकर कि मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम दोनों क्या नाटक करने की कोशिश कर रहे हो। तो रजनी ये वो लड़का है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया? हाँ बताता हूँ मैं तुम्हें, इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी तो देखता हूँ कि फिर तुम्हें ये कैसे पसंद करती है। हालांकि अधीर की कद काठी उस आदमी से काफी छोटी नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। भले ही वो पहले इस फालतू की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब जब उस आदमी ने बेवजह हाथ उठाने की बात कर दी थी तब अधीर ने कहा, देखो भारी भरकम शरीर भैया, लगता है सचमुच तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। अगर तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदी तुम्हारे साथ खेल खेल रही है तो मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगा। इसके बाद भी अगर तुम झगड़े का हिस्सा बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इतना कहते ही अधीर ने अपनी मुट्ठी को कसा और उस आदमी की आंखों में आंखें डालते हुए पलक झपकाते ही वहां से भागने लगा। अधीर को पता था कि वो आदमी उसके पीछे आएगा और बद दिमाग होने के कारण वो जमीन की तरफ नहीं देखेगा। ये सोचते हुए अधीर ने सड़क पर रखा हुआ डस्टबिन गिराया और आगे बढ़ा और वो आदमी डस्टबिन से डिसबैलेंस होकर सड़क पर लगे खंबे से टकराया। उसके सर पर जोर की चोट आई और वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इतने में अधीर ने कहा, तुम तो मेरे कुछ काम आ नहीं रही हो, अब चलो यहाँ से। मैंने ऑलरेडी एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, जब एम्बुलेंस यहाँ पहुंचेगी तो लोग इसे सही सलामत अस्पताल पहुंचा देंगे। और जहाँ तक मुझे पता है इसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसीलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद रजनी को अधीर की कोई बात समझ नहीं आई और वो अधीर के साथ जनपद मार्केट की तरफ चली गई। वहां उन्होंने काफी देर तक लोगों को एप्लीकेशन के बारे में समझाने की कोशिश की। ले देकर शाम होने तक सिर्फ 3 लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की और निराश होकर अधीर और रजनी को मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना पड़ा। तभी अधीर कहता है, अब तो समय भी हो गया है, ऑफिस जाकर क्या फायदा होगा। शाम की डांट खाने से अच्छा है कि हम कल सुबह मैनेजर की डांट खाएंगे। क्या रजनी और अधीर ऑफिस जाएंगे? क्या वो आदमी अधीर से बदला लेने आएगा? क्या रजनी और अधीर अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे? तो दोस्तों आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पहले रजनी ने कहा, शायद कल मैनेजर हमें ऑफिस नहीं आने देगा और हमें सुबह से मार्केटिंग के लिए निकलना पड़ेगा, तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं सरोजनी नगर मार्केट पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगी, तुम वहीं आ जाना। अधीर कहता है, सरोजनी नगर क्यों जाना है? ये सवाल सुनते ही रजनी ने उसे गुस्से से देखा। रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि किस बैल को उसके गले में बांध दिया है, इसीलिए रजनी कहती है, देखो आज यहाँ की मार्केट हमने देख ली, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हम एक मार्केट में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं गुजार सकते, हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है और जल्द से जल्द हमें अपना टारगेट पूरा करना है। इतना कहकर रजनी ने अधीर की बात सुने बिना ही हाथ हिलाते हुए गुड बाय कहा और ब्लू लाइन की तरफ निकल गई। इतने में अधीर को मोहिनी की कही बात याद आई, अगर वो अपने घर जाएगा तो हो सकता है कि लोगों को पता चले कि वो कौन है, इसीलिए अब उसे किसी ऐसी जगह पर जाना था जहां लोग उसके बारे में ना जान सके। अधीर को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह एक छोटा सा होटल रूम बुक करके वहां रुकने के बारे में सोचने लगा और उसने अपने फोन में ऑनलाइन बुकिंग देखनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ ऑफिस से सभी लोग जा चुके थे। मोहिनी अकेले अपने केबिन में बैठी हुई थी और आज के दिन के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इंश्योरेंस को कैसे कंट्रोल करे। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कब तक उसके मन में अधीर को लेकर गिल्ट बना रहेगा। ऑफिस में ज्यादा देर बैठने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए मोहिनी ने अपना बैग उठाया और दरवाजे से सीधा बाहर चली गई। जैसे मोहिनी निकली वैसे ही वॉचमैन ने अपने दोनों पैर टेबल पर रखे और कहा, अब सब अपना राजपाट है।
इतना कहते ही उसने अपनी शर्ट के बटन को खोला और आराम से सुस्ती खाने लगा। बाहर निकलते ही मोहिनी अपनी गाड़ी में बैठी और सोचने लगी कि अगर अधीर मोहिनी के घर नहीं आएगा तो कहाँ रहेगा। तभी उसे याद आया कि अब अधीर का रुकना, खाना, उठना, बैठना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसे अधीर को उसके हाल पर छोड़ देना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी ऑफिस के गेट से बाहर निकाली और एक लंबी सांस ली। शाम का वक्त था, ट्रैफिक से सारी सड़कें भरी हुई थी। खाली समय में मोहिनी को ऑफिस से घर का रास्ता तय करने में सिर्फ 45 मिनट का समय लगता था, लेकिन शाम के वक्त वो ऑफिस से लगभग 6 बजे के आसपास निकलती थी और घर पहुंचते तक 8 बज जाते थे। धीरे धीरे दिन अंगड़ाई लेकर शाम की गोद में सो रहा था और स्ट्रीट लैंप का उजाला और गाड़ियों की लाइट अलग अलग रंग बिखेर रही थी। कहीं गाड़ियों के हॉर्न की आवाज तो कहीं सिग्नल की रुकावट। इन सब चीजों को पार करते हुए आज भी मोहिनी 8 बजे घर पहुंची। उसने अपने बैग से चाबी निकाली और किसी को परेशान न करने के बारे में सोचते हुए चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कि प्रमोद और प्रमिला सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों हताश लग रहे थे, उनके माथे से पसीना टपक रहा था। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक दूसरे से लड़ लड़ कर थक गए हैं। वैसे तो मोहिनी उन्हें नजरअंदाज करके सीधा अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी तभी प्रमिला ने कहा, हमारे बच्चों को हमारी फिक्र ही नहीं है। ऐसा ही होता है जब माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, तब बच्चे पीठ दिखाकर चले जाते हैं। मोहिनी ने प्रमिला की तरफ देखा और कहा, अगर आप अपने ताने अपने पास रखेंगी ना माँ तो अच्छा रहेगा। ये सब कहने से कुछ नहीं बदलने वाला है। सबको पता है कि आपको आपके बच्चे क्या दे रहे हैं और आप उन्हें क्या दे रही हैं। इतना कहने के बाद एक बार और मोहिनी ने प्रमोद और प्रमिला को गौर से देखा और फिर कहा, वैसे ये प्रवचन और ताने छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। आप दोनों ऐसे हताश निराश क्यों बैठे हो? फिर प्रमिला ने कहा, जब से तुम घर से गई हो तब से हम दोनों ने पानी तक नहीं पिया, खाना खाना तो दूर की बात है। मोहिनी को प्रमिला की बात समझ में नहीं आई। उसने कमर में हाथ लगाया और कहा, मतलब पानी नहीं पिया है से आपका क्या मतलब है? ये कहकर हाथ बनाते हुए इशारे से मोहिनी ने प्रमोद की तरफ देखा और फिर उससे पूछा, पापा आप बताइए क्या हुआ है? बेटा अब क्या कहूँ मैं तुझे, आजकल तेरी माँ को किचन में काम करने का भूत सवार हो गया है। पता नहीं क्यों इतने सालों बाद इसे किचन में काम करना है, जबकि इसे ना तो बर्तनों का ज्ञान है और ना ही खाना बनाना आता है। ये फालतू में मेरा काम बिगाड़ने आ जाती है और फिर हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है। इसी से परेशान होकर आज उपमन्यु ने हम दोनों को किचन से बाहर निकाल दिया और वो किचन में बैठकर अपना गेम खेल रहा है। उसने अंदर से दरवाजा भी बंद कर दिया है। हालांकि हम दोनों ने काफी कोशिश की दरवाजा खोल दे, लेकिन वो किसी की कुछ सुन ही नहीं रहा। शायद तू जाए तो तेरी बात सुने। मोहिनी ने सुनने के बाद अपनी आंखें गोल घुमाई और अपने बाल नोचने के बारे में सोचा। तभी उसने अपने माँ बाप की तरफ एक एक बार देख कर कहा, यहाँ से मार्केट 2 कदम की दूरी पर है। अगर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था तो आप लोग बाहर से पानी और खाना लेकर भी आ सकते थे। भगवान पता नहीं क्या होगा मेरे घर वालों का। इतना कहकर मोहिनी भी किचन की तरफ गई और उसने किचन के दरवाजे पर 2-4 बार हाथ दे मारा और फिर कहा, अगले 5 मिनट में अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो एक बात याद रखना कि इस महीने से तुझे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद जैसे दिन गुजारते हैं गुजार लेना और मेरे सामने हाथ मत फैलाना और गलती से भी मेरी बात को मजाक में मत लेना। इतना कहकर मोहिनी ने उपमन्यु के जवाब का इंतजार किए बिना अपने कदम अपने कमरे की तरफ मोड़ लिए। तभी उपमन्यु ने तुरंत किचन का दरवाजा खोला और गुस्से से अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए अपनी बहन के पीछे पीछे चला गया और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, देख तू तो ऑफिस चली जाती है, ये दोनों आजकल कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। ऐसे में घर में शांति तो भंग हो ही गई है। आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे, लग रहा था जैसे एक दूसरे के बाल नोच डालेंगे। इसीलिए मैंने इन्हें बाहर कर दिया। तुझे यकीन नहीं होता ना तो इनका वीडियो मैंने बनाया है, दिखाऊं तुझे? जब तक उपमन्यु अपनी बात खत्म करता तब तक मोहिनी अपने कमरे में पहुंच गई थी। उसने आगे की बात सुने बिना ही उपमन्यु के मुंह पर दरवाजा बंद किया और उपमन्यु देखता ही रह गया। उसके बाद मोहिनी ने अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया और चुपचाप अपने कमरे में खाना ले जाकर खाने लगी। तब वो समझ गई थी कि अपने घर वालों के पीछे पड़कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए उसने खुद की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया। अगली सुबह राजीव चौक के एक पुराने होटल में अधीर की आंख खुली, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी भी सपने देख रहा है। वो अपना हाथ फैलाते हुए रिसेप्शन एरिया से अपनी कॉफी ऑर्डर करना चाहता था, तो तभी उसे याद आया कि उस होटल में ना तो फोन है और ना ही कोई किचन सर्विस। ये सोचते ही अधीर उठा और नहा धोकर तैयार होकर अपना बिल पे करते हुए होटल से बाहर निकल गया। होटल के बाहर आते ही चाय पीते हुए उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। वहाँ एक फोल्डिंग चेयर रखी हुई थी जिसे आसानी से यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता था
वो उस दुकान के पास गया और उसने उस फोल्डिंग चेयर का दाम पूछा। दुकानदार ने कहा 500 रुपए। यह सुनते ही अधीर ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और दुकानदार से कहा, ये कुर्सी और एक छाता दे दो। उस कुर्सी और छाते को अपने साथ लेकर अधीर सरोजनी पहुंच गया। सरोजनी के बीच मार्केट में जहां से आने जाने वाले लोग आसानी से देख पाए, वहां बैठकर अधीर ने अपनी कुर्सी लगाई और छाता खोलकर कुर्सी से बांध दिया और फिर उसने अपना फोन निकालकर रजनी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी। तब रजनी मेट्रो स्टेशन में पहुंची थी। उसे जैसे ही अधीर का मैसेज मिला वो खुश हो गई। उसे लगा कि शायद कल अधीर का पहला दिन था, इसीलिए वो मस्ती मजाक कर रहा था, लेकिन आज वो सीरियसली काम करने वाला है। इसीलिए समय पर काम के लिए सरोजनी मार्केट पहुंच चुका था। जब तक रजनी वहां पहुंची तो वो सोच रही थी कि अधीर उसे कोई खुशखबरी दे। ये सोचते हुए उसने लोकेशन फॉलो की और अधीर की बताई हुई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके पास पहुंच गई। जैसे ही उसने अधीर को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि अधीर इस तरह चेयर और छाता खोलकर आया होगा और हाथ में चाय लिए आराम से पूरे मार्केट का मुआयना कर रहा होगा। रजनी ने अपनी कमर पर हाथ लगाया और एक लंबी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, मुझे तो नहीं लगता कि ये टारगेट पूरा होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मैनेजर मुझे जॉब से जरूर निकाल देगा। ऐसे में मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, या तो मैं मैनेजर के हाथ पैर पकड़ लूं या फिर नई नौकरी ढूंढ लूं। अब तक रजनी की सारी उम्मीद मर चुकी थी। तभी रजनी ने गुस्से में अधीर से कहा, तुम तो यहाँ ऐसे बैठे हो जैसे तुम इस मार्केट के ठेकेदार हो। क्या तुम्हें याद भी है कि तुम यहाँ पर किस काम से आए हो? अधीर कहता है, अभी सिर्फ 11:30 बज रहे हैं, काफी समय है, हम आराम से अपना काम शुरू कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि ठंडियों के दिन होने के कारण मौसम का कोई डर नहीं है। आओ बैठो। जैसे ही अधीर ने यह कहा, रजनी यहाँ वहाँ देखने लगी और उसने कहा, कहाँ बैठूं? अधीर हंसने लगा और बोला, देखो, बैठने की व्यवस्था तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। रजनी हंसी और उसने कहा, वैसे ही जैसे तुमने की है। इतना कहने के बाद रजनी ने अधीर को नजरअंदाज करने का फैसला किया और अपने पर्स से पैम्पलेट निकालकर आते जाते लोगों को देने लगी। हार्ड वर्क करते करते 2 से 3 घंटे हो गए थे। मुश्किल से 2 से 3 लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था और रजनी के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। तभी रजनी को थकान भी महसूस हो गई थी और चिढ़ भी आ रही थी कि वो इतनी मेहनत करके काम कर रही है और अधीर वहाँ चने खा रहा है। जब उसे महसूस हुआ कि इस तरह से चिढ़कर काम करने से कोई फायदा नहीं होगा, तब उसने एक बार और अधीर की तरफ देखा और जाकर उसे कहने लगी, अब जाओ, तुम्हारी बारी है, पैम्पलेट बांटो और लोगों से एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ। अधीर हंसा और उसने कहा, देखो, मैं जानता हूँ तुम थक गई हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि पेड हॉलीडे एंजॉय